नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लर्निंग और टीचिंग की इस वीडियो सीरीज में। इस सीरीज में हम पिछली वीडियो की अगर बात करें तो कॉग्निटिव डोमेन को कवर कर चुके हैं और कॉग्निटिव डोमेन में हमने देखा कि कैसे वो डोमेन हमारी मेंटल प्रोसेसेस से जुड़ा हुआ है या हर वो चीज़ जिसमें हमारी मेंटल फंक्शनिंग इन्वॉल्व है उसे हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। उसमें हमने बेंजामिन ब्लूम के बारे में जाना, कैसे उन्होंने 1956 में एक टैक्सोनॉमी वो लेकर के आए जिसको स्वयं उन्होंने कहा कि इट इज़ अ टूल नॉट अ रूल, और फिर उस टैक्सोनॉमी में उन्होंने कैसे जो लर्निंग है उसको उसकी हायरार्की दी, उसको लोअर लेवल से हायर ऑर्डर में अरेंज किया और उसके बाद उस जो पर्टिकुलर वो टैक्सोनॉमी थी उसको 2001 में एंडरसन, जो कि उन्हीं के कलीग कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए, उन्होंने उसको रिवाइज किया और उसमें कुछ एक चेंजेस किए और ये सारा का सारा प्रोसेस हमने पिछली वीडियो में देखा, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। यू कैन रेफर टू दैट पर्टिकुलर प्रीवियस वीडियो। नाउ in this particular video we will be talking about affective domain of learning। तो अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग जो है, इसकी जो टैक्सोनॉमी है वो क्रैथ हॉल ने दी है और इसमें हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज इन लर्निंग। और क्योंकि ये जो जितनी भी मैंने टर्म्स बोली हैं, इमोशंस, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, ये सारी की सारी जो है ये अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग का पार्ट हैं। तो आइए कार्ल जूंग की एक कोटेशन को पढ़ते हैं, एक उनकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। यानी कि शिक्षा जो है वो केवल सूचना नहीं है, शिक्षा जो है वो सोचना भी है। शिक्षा का अभिप्राय जो है वो दिल से सोचना है। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, यानी जब हमारा हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा है किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेकर के, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि लर्निंग वहां पर जो है वो हुई है या हम लर्निंग की बात ऐसी पर्टिकुलर कंडीशंस में कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं व्हाट इज द अफेक्टिव डोमेन। नाउ अब अगर हम अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो द अफेक्टिव डोमेन रिलेट्स टू फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन। यानी अफेक्टिव डोमेन जो है जो हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि हमारे हार्ट में क्या होता है। सबसे पहले तो फीलिंग्स होती हैं किसी भी चीज को लेकर के, गुड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, ओके, नेगेटिव फीलिंग्स, गट फीलिंग, बहुत सी फीलिंग्स जो है वो हमारे हार्ट में होती हैं। और इसी से जुड़ी हुई अगली चीज आती है इमोशंस, यानी हाउ वी फील इमोशंस, और at what part of our human body we feels emotion, then the answer will be affective domain। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि एटीट्यूड की, दृष्टिकोण की, तो वो दृष्टिकोण भी जो है वो हमारा जो अफेक्टिव डोमेन है उसी का ही एक पार्ट है। या हम अगर वेन डायग्राम में बात करें तो उसी में ही जो है वो उसको हम कह सकते हैं कि वो उसी के अंदर एक जो है वो सर्कल है बड़े। अगर हम एक अम्ब्रेला टर्म अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो उसमें जो एटीट्यूड है वो जो है वो उसी के अंदर का एक सब सेट है। इसके बाद वैल्यूज की हम बात करते हैं, मोरल वैल्यूज की बात कर लें, एथिकल वैल्यूज की बात कर लें, ठीक है, या फिर हम जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स की बात कर लें, वैल्यूज की बात कर लें, तो ये सारी चीजें अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आती हैं। और एप्रिसिएशन किसी चीज की करनी है, सौंदर्य बोध की जो क्षमता है वो भी कहां पर आती है, इसी पर्टिकुलर जो हमारी अफेक्टिव डोमेन है जिसे हम सौंदर्य बोध कहते हैं, एस्थेटिक सेंस, वो भी इसी में आती है। और मोटिवेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लर्निंग में, वो भी अफेक्टिव डोमेन का ही पार्ट है। तो अब अगर नटशेल में हम कहें तो ट्रू एजुकेशन मस्ट टच द हार्ट एज वेल एज द माइंड। यानी जो वास्तविक शिक्षा है वो हमारे मस्तिष्क को तो टच करनी ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि इट शुड टच आवर हार्ट, बिकॉज वंस द हार्ट is touched, then we can say that yes, the education is true in its sense। Now moving further, it is one of the three domains of learning as we already talked about, which is a cognitive domain related to thinking, affective domain which we are studying in this particular video related to feelings, and psychomotor domain which is our next video, and it deals with doing or action। अब अगर हम अफेक्टिव डोमेन को और ज़्यादा डिटेल में देखें और ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करें तो अफेक्टिव डोमेन की हमें जो इम्पोर्टेंस है एडुकेशन में उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये हमारे शेप करती है हमारे एटीट्यूड को टुवर्ड लर्निंग, कि लर्निंग को
देखिए ना, बोलते भी लॉ ऑफ रेडीनेस है, चाहे हम थॉर्नडाइक की बात कर लें, चाहे हम प्याचे की बात कर लें, तो लॉ ऑफ रेडीनेस हमें यही सिखाता है कि बच्चा जो है वो फिजिकली तो रेडी होना ही चाहिए, बट ही शुड ऑल्सो बी रेडी साइकोलॉजिकली। मोटिवेशनल फैक्टर वहां पर है, सोशली वो रेडी होना चाहिए, इकोनॉमिकली वो रेडी होना चाहिए, और इमोशनली भी वो रेडी होना चाहिए। तो ये जो एटीट्यूड है ना हमारा लर्निंग को लेकर के, ये अफेक्टिव डोमेन से ही शेप होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कई बार हमें बच्चे को सुनने को मिलता है कि मैथ्स मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अब ये मुश्किल लगना और अच्छा लगना, ये दो अलग अलग डिफरेंशिएटेड टर्म्स हैं। यदि मुश्किल लग रहा है, डिफिकल्ट, इट मींस इट इज रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डोमेन। लेकिन अच्छा ही नहीं लग रहा है, it clearly indicates that it is related to the affective domain of the child. Now it builds वैल्यू सिस्टम एंड एथिक्स। आज के समय में हम बात करते हैं ऐसे ह्यूमन बींग्स को क्रिएट करने की जो वैल्यू ह्यूमन बींग्स हैं। मतलब कि ऐसे ह्यूमन बींग्स हमें नहीं चाहिए जो हों तो बहुत बड़े साइंटिस्ट, लेकिन उनमें ह्यूमन वैल्यूज के नाम पर कुछ भी ना हो, एथिक्स के नाम पर उनमें कुछ भी ना हो। तो हमें कैसे लोग चाहिए आज के समय में, जो वैल्यू एडेड लोग हों, जिनके अंदर वैल्यूज हों, जिनके अंदर एथिक्स जो है वो हों। तो ये कॉग्निटिव डोमेन का ही फील्ड है। अब एनहांस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड एम्पैथी। आज के समय में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बात करना पसंद नहीं कर रहा है, आइसोलेशन की स्थिति है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पर तो आइसोलेशन विंग जो है वो गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट्स में बना करके रखे हैं एल्डरली पीपल्स के लिए। तो ये स्थिति हमारे जैसे भारत जैसे वाइब्रेंट देश में ना आए, तो इसके लिए अफेक्टिव डोमेन को डेवलप करना बच्चे के बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसमें एक उसका सबसेट जो है एम्पैथी है। एम्पैथी का मतलब क्या है कि जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ओल्ड जनरेशन के फीलिंग्स को समझने की कोशिश करे, तो इसको हम एम्पैथी कहते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में एम्पैथी टर्म को जो है वो एक्सप्लेन करता हूं, तो यू कैन रेफर टू ऑल द प्रीवियस वीडियोस एज वेल। अब फोस्टर मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, वही बात है, लॉ ऑफ रेडीनेस यहां पर भी नजर आ रहा है कि बच्चे को पढ़ाने से पहले उसको रेडी करना जरूरी है। और रेडी कब होता है बच्चा, जब उसका मोटिवेशन लेवल हाई होता है। लर्न कब करता है बच्चा, हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन की, कन्फ्यूशियस की, ठीक है, कोट्स पढ़ी हैं कि व्हेन वी इन्वॉल्व चाइल्ड द चाइल्ड लर्न्स, व्हेन वी एंगेज द चाइल्ड लर्न्स। तो एंगेजमेंट जो है वो बेसिकली अफेक्टिव डोमेन से ही होती है। बच्चे का कोग्निटिवली अटेंशन स्पैन बहुत कम है, लेकिन अगर हम बच्चे की इंटरेस्ट को डेवलप कर दें किसी पर्टिकुलर टॉपिक, सब टॉपिक में, हेडिंग में, या इवन सब्जेक्ट में, तो बच्चा बियॉन्ड क्लासरूम भी उसको पढ़ने की कोशिश करता है, घर में अकेले में भी उसके ऊपर काम करता है, उसको वो खेलने लगता है और वो उसमें इंजॉय जो वो फील करता है। नाउ एडुकेटिंग द माइंड्स विदाउट एडुकेटिंग द हार्ट इज नो एडुकेशन एट ऑल, एज एरिस्टोटल हैज राइटली कोटेड, कि बिना मस्तिष्क के, बिना हृदय के यदि कोई शिक्षा हम दे रहे हैं, उसमें हम उसके हार्ट को डेवलप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ माइंड को डेवलप कर रहे हैं, तो ये शिक्षा ही नहीं है वास्तव में। ठीक है, तो एक बड़ी कोटेशन भी है कि भाई भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस तरीके की जो टर्म्स है ये हमें अफेक्टिव डोमेन का इंपॉर्टेंस बताती हैं। अफेक्टिव डोमेन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखिए जिस कवि ने ये कहा है, आप सोचिए कितना ज़्यादा अफेक्टिव डोमेन इसका जो है वो एनरिच होगा। और इन पॉइंट्स को पढ़ करके, इन बातों को सुन करके, जिनका हृदय नहीं भी देश के लिए धड़कता है, उनका भी कई बार धड़कना शुरू हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी टैक्सोनॉमी की, तो क्रैथहॉल, ब्लूम और मैसिया करके एक जो है वो साइकोलॉजिस्ट हुए ना, इन्होंने 1964 में 5 लेवल हायरार्की दी थी, जिसमें प्रोमिनेंटली क्रैथहॉल का नाम जो है वो आता है। अब देखिए ये जो हायरार्की है, इट मीन सिंपल सी बात है कि लोअर से हायर की ओर जाएगी। कोई भी हायरार्की है वो लोअर से हायर की ओर जाती है, पहली उसकी विशेषता। दूसरी विशेषता, ये स्टेप वाइज होती है। ऐसा नहीं है कि आप बिना पहले स्टेप को पार किए ही दूसरे को अचीव कर लेंगे, या तीसरे को कर लेंगे, या तीसरे के बाद आप पहले को करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये स्टेप वाइज चलता है, हायरार्की कली चलता है। अब देखिए सबसे पहला इसमें अगर कोई स्टेप है तो दैट इज रिसीविंग। तो अब रिसीविंग का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट, टॉपिक, फिनोमिना को लेकर के अवेयरनेस या विलिंगनेस टू हियर। आप क्लास में बच्चे को पैट्रियोटिज्म पे कोई लेसन करवा रहे हैं, कोई पोइम करवा रहे हैं, और बच्चा सुनना ही नहीं चाह रहा, ही इज नॉट interested to listen you, to receive the information or to receive the feelings that you are trying to inculcate or values you are trying to inculcate in the child, then how we can suppose that the child will be able to learn the particular topic? जब तक वो receive ही नहीं कर रहा है, he will not be able to learn the topic. So first of all we must make ready our student to receive the information, to receive the awareness, or to make him willing to hear
द टीचर। तो सबसे पहले बच्चा रिसीव करना शुरू करेगा। अब रिसीव के बाद एक और आर आता है विच इज़ वेरी मच अगेन इंपॉर्टेंट, और ये एक दूसरे से बिल्कुल रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रिस्पॉन्डिंग। अब जब बच्चा रिसीव कोई चीज़ अच्छे से कर लेगा, तो हमने जो है वो एकिंसन शिफरिन मॉडल जो मेमोरी का पढ़ा है, उसमें भी हमने देखा कि कैसे सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को लेकर के क्या है अटेंशन पे करते हैं, और अटेंशन के बाद ही रिटेंशन आती है। तो बेसिकली रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग उसी के ही अलग अलग नाम है, ठीक है जी। अब जब हमने रिसीव कर लिया तो रिस्पॉन्ड भी करेगा बच्चा। अब रिस्पॉन्ड में क्या होता है, बच्चे की पार्टिसिपेशन जो है वो एक्टिव हो जाती है, और कंप्लायंस जो है बच्चा करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई पोइम प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हम कोई जो है वो एक्शन अपने हाथ से कर रहे हैं, लेकिन बच्चा उसको ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो बच्चा भी एक्शन नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो बच्चे का ध्यान ही नहीं है। अगर बच्चा हमारे साथ साथ बिना बोले एक्शन कर रहा है, हाथ हिला रहा है, जैसे जैसे टीचर कर रहा है वैसे वैसे बच्चा कर रहा है, what does it mean? It means that the student has now started responding. उसने अब रिस्पॉन्ड करना जो है वो शुरू कर दिया है। अब नेक्स्ट इज वैल्यूइंग। वैल्यू से क्या यहाँ पर अभिप्राय है कि अटैचिंग वैल्यू और एक्सेप्टेंस, यानी बच्चे को उसका महत्व बताना। देशभक्ति की अगर हम कोई पोइम करवाने जा रहे हैं तो उसको रटवाना मकसद नहीं है, उसको बच्चे को गाना सिखाना मकसद नहीं है। बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि बच्चा उसकी वैल्यू करे, अपने देश की जो रिच हेरिटेज है, कल्चर है, डाइवर्सिटी है, उसकी वैल्यू करे। तो वो जब तक उसके साथ अटैच नहीं होगी वैल्यू, तो अफेक्टिव डोमेन का थर्ड स्टेप जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद थर्ड स्टेप जब अचीव हो जाएगा, तो हमारा जो फोर्थ स्टेप है विच इज ऑर्गेनाइजिंग, वो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट कंसेप्ट है। अब इसमें क्या होता है, बच्चा कंसेप्चुअलाइज करता है और इंटरनलाइज करता है चीज़ों को। अब देखिए, कंसेप्चुअलाइज करने से क्या यहाँ पर अभिप्राय है कि हमने बच्चों को बहुत सी देश के बारे में बातें बता दी कि हमारे देश में एकता में अखंडता पाई जाती है, विविधता में एकता पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने बता दिया कि हम दुनिया की सबसे जो है वो बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमारी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पर है, ठीक है, एकल मत प्रणाली यहाँ पर, बहुत सी चीज़ें हमने बच्चे को बता दी। लेकिन अब बच्चे के लिए तो ये क्योस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में बच्चा क्या ऑर्गेनाइज करता है कि उसको जो है वो जो बातें हमने बताई गई होती है उनको व्यवस्थित तरीके से जो है वो अपने माइंड में उनका जो स्कीमा है उनको एडजस्ट करता है। और हार्ट में बेसिकली जब हम बात अफेक्टिव डोमेन की कर रहे हैं, तो हार्ट में उसकी जो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं कि उसको जो है वो देश के, मान लीजिए हमने स्वतंत्रता संग्राम की बात की, तो उसमें हमने 2 गुटों की बात बच्चे को बताई कि नरम दल और गरम दल। अब बच्चा इनको ऑर्गेनाइज करेगा, और ऑर्गेनाइज करने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को किसी से रिलेट करेगा। वो पाएगा कि मैं अगर उस जगह पर होता तो मैं गरम दल में होता या मैं नरम दल में होता। तो दिस इज पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग के बाद अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कैरेक्टराइजेशन, जिसको इंटरनलाइजेशन भी कई टर्म्स बुक्स में या पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक लास्ट या टॉप मोस्ट हायरार्किकल लेवल है किसका, अफेक्टिव डोमेन की टैक्सोनॉमी का, जो क्रैथहॉल, ब्लूम और मैसिया ने 1964 में दी थी। अब कैरेक्टराइजेशन क्या है, इट इज बेसिकली एक्टिंग कंसिस्टेंटली अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। जो वैल्यूज हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज की उनके अनुसार काम करना। यदि बच्चे ने मान लिया कि वो अहिंसा का ज़्यादा पक्षधर है, तो वो जीवन भर फिर अहिंसा के रास्ते पर चलने का प्रयास करेगा, या मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल ट्राई टू फॉलो नॉन वायलेंस। तो ये एक इंटरनलाइजेशन या कैरेक्टराइजेशन का स्टेप है जिसमें बच्चा इस लेवल तक जो है वो पहुंच जाता है। अब क्रैथहॉल की जो टैक्सोनॉमी है इफेक्टिव डोमेन की, इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इसमें देखिए सबसे पहला जो डोमेन जिसकी हमने बात की वो थी रिसीविंग की। अब इसमें आप देख रहे हैं कि टीचर है या जो पेरेंट है वो बच्चे को कुछ बता रहे हैं एंड द चाइल्ड इज रिसीविंग हिज इंस्ट्रक्शंस। तो ये क्या है, अवेयर होना, अटेंटिव होना और विलिंग होना लिसन के लिए, और ये फाउंडेशन होता है इफेक्टिव लर्निंग का। क्योंकि बेसिक स्टेज है तो फाउंडेशन है। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, लिसनिंग अटेंटिवली टू अ स्पीकर एंड शो अवेयरनेस ऑफ क्लासरूम रूल्स। अब इसमें वर्ब्स क्या हो सकते हैं, जैसे एक्नॉलेज करना, फॉलो करना, अटेंड करना और रिकॉग्नाइज करना। अब लेवल 2 जो है दिस इज रिस्पॉन्डिंग। अब इसमें क्या है, टीचर ने पढ़ा दिया, अब टीचर कुछ पूछ रहा है और बच्चे जो हैं वो सीखी हुई सामग्री को देखकर जो है वो अपनी बातों को रख पा रहे हैं, रिस्पोंड कर पा रहे हैं। अब इसमें क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है। इसमें बच्चा इंटरेस्ट शो करता है, रिएक्शन करता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बच्चा जो है इसमें, जैसे अब यहाँ देखिए आप क्लासरूम डिस्कशन में बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, वॉलंटियर करता है हेल्प के लिए अपने पीयर को। इसमें अगर हम वर्ब्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि बच्चा रिएक्ट करता है, कंप्लाई करता है, डिस्कस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वॉलंटियर करता है। अगर हम
एक टीचर के रूप में भी देखें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इफेक्टिव डोमेन में अगर हम देखें तो मान लीजिए गवर्नमेंट हमारे लिए कोई आदेश पारित करती है, तो सबसे पहले हम उस आदेश को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद ही हम उस पर कंप्लाई करते हैं। उसका बोलते हैं ना कि इसको जो है कंप्लाई किया जाना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर इसकी अनुपालना होनी चाहिए, तो कंप्लाई हम उसके बाद करते हैं। लेकिन अगर उसके साथ वैल्यू अटैच नहीं होगी तो फिर हम उसकी कंप्लाई भी नहीं करते, कई बार एजिटेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये इफेक्टिव डोमेन की जो टैक्सोनॉमी है, ये बच्चों पे काम नहीं करती है, ये अडल्ट्स पे भी काम करती है। अडल्ट्स के बाद जो मिड अडल्टहुड की एज है, जिस मान लीजिए 40 की जो एज है, 40 प्लस की जो है, वहां पर भी और इवन बड़े होकर के भी इसी तरीके से काम चलता है, ठीक है। अब देखिए जैसे वैल्यूइंग में क्या है कि इसमें बिलीफ शो करते हैं, कमिटमेंट शो करते हैं और वैल्यू आइडिया को देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है और वो डिसीजन क्या वो इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या जिसके लिए वो डिसीजन लिया गया है, जिस पर्टिकुलर सोसाइटी या जिस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए वो डिसीजन लिया गया, वो उसकी वैल्यू करते हैं या नहीं, या वो समझते हैं कि वो उसके लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। अब एग्जांपल इसमें क्या है, रिस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कंसर्न फॉर अदर्स। अब इसमें वर्ब्स को क्या हम देख सकते हैं वैल्यू में, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, डिसीजन कोई है उसको एक्सेप्ट कर लेना, सपोर्ट करना, एक्सप्रेस करना, रिस्पेक्ट करना और साथ साथ केयर करना। यानी एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट यहाँ पर जो है वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह हम इनको ले सकते हैं। अब फोर्थ स्टेप आता है ऑर्गेनाइज करने का, गेट ऑर्गेनाइज्ड। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें इंटीग्रेट किया जाता है वैल्यूज को इनटू वंस ऑन वैल्यू सिस्टम, ठीक है ना। जो मान लो बड़ी सारी वैल्यूज हमने देखी, उसमें से हम देखते हैं हम किस वैल्यू से अटैच हो रहे हैं, किस वैल्यू को लेकर के हमारे दिल में जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है। अब इट डील्स विद कंपेयरिंग, रिलेटिंग एंड रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वैल्यूज। अब बहुत सी वैल्यूज है ना, गरम दल और नरम दल बिल्कुल दो ध्रुव हैं, एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट्स हैं। एक बच्चा जो है अगर जो नरम दल को पसंद करेगा उसको गरम दल शायद उतना अच्छा ना लगे, और जो गरम दल को पसंद करे उसको शायद नरम दल उतना अच्छा ना लगे। तो वो एक्सट्रीम बिंदु हैं और उसमें बच्चा कैसे कंपेयर और कंट्रास्ट करता है, रिजॉल्व करता है कन्फ्लिक्ट्स को, ये हमें देखना है। एग्जाम्पल हम देखें तो बच्चा फॉर्मुलेट करेगा एक प्री स्कूल कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो अपने स्कूल में हमने एक बार, जो मेरा प्रीवियस स्कूल था, अभी वाले में तो वी आर प्लानिंग फॉर दैट, एक हमने बच्चों से स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करवाया जिसको हमने बाल संविधान नाम ही दिया। तो ये बेसिकली वही है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है कि बच्चों का अपना स्कूल का एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। देन प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि भाई एनवायरनमेंट अगर को हमने सस्टेन रखना है तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, हम प्लास्टिक को रिड्यूस करेंगे, हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो है वैसे ही मतलब कि अवॉइड कर देंगे। तो ये चीज़ें अब इसमें क्या है, इंटीग्रेट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे। लास्ट स्टेप, अब अगर हम इसको एक सीढ़ी के रूप में लें ना, जो हमारी ये अफेक्टिव डेवलपमेंट है या अफेक्टिव डोमेन है, तो इसकी पहली अगर इसका स्टेप रिसीविंग है तो लास्ट जो इसका स्टेप है वो कैरेक्टराइजेशन है। यानी टॉप मोस्ट ऑर्डर पे जो है वो कैरेक्टराइजेशन इसमें आता है, जिसको इंटरनलाइजेशन भी कई जगह पर हमें देखने को मिल जाता है, मैंने शुरू में बताया था। अब अगर हम इस इफेक्टिव डोमेन को एक टेबल की सहायता से एट ए ग्लांस अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा कैरेक्टराइजेशन है इसमें क्या क्या आता है। इसमें कंसिस्टेंटली एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद इंटरनलाइज्ड वैल्यूज, यानी जो इंटरनलाइज्ड वैल्यूज हैं अब उसके हिसाब से ही हम जिंदगी भर काम करते हैं अगर कंसिस्टेंटली, देन इट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। इसमें लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर रिफ्लेक्ट आ जाता है और इसमें वैल्यू सिस्टम को भी हम जो है वो ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल्स को इसमें अगर हम देखना चाहें तो डेमोन्स्ट्रेट ऑनेस्टी इन ऑल इंटरेक्शंस, ठीक है। अब स्कूल में एक बार मैंने क्या कंसेप्ट किया कि बच्चों के लिए एक ऑनेस्टी शॉप जो है वो एस्टेब्लिश की, एक कॉर्नर में कुछ नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एट्सेट्रा रख दिए, और फिर वहाँ पर बच्चों के लिए एक बॉक्स रख दिया, और उस बॉक्स में क्या किया, बच्चों को कहा गया कि भैया अब आपको जो भी सामग्री चाहिए होगी आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अपने पैसे अगर लेकर के आप आते हैं तो उसको आप यहाँ ऑनेस्टी यहाँ से सामान लेकर के यहीं पर जो है उसके पैसे डाल सकते हैं और आपको सामान जो है वो मिल जाया करेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी शॉप, ठीक है। यहाँ कोई दुकानदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप स्वयं जो है वो ईमानदारी सीख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी शॉप। अब डेमोन्स्ट्रेट ऑनेस्टी इन ऑल इंटरेक्शंस के बाद क्या आ गया, लाइव्स बाय अ प्री स्कूल कोड ऑफ एथिक्स, लिव्स बाय, ठीक है। तो यानी कि मान लीजिए खुद ही बच्चों ने अपने लिए कुछ नियम बनाए, ठीक है, प्री पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स बनाया, और अब बच्चे उसको फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है, उसको लेटर एंड स्पिरिट में जो है वो उसके साथ जी भी रहे हैं, उसको वास्तविक रूप में अपने व्यवहार में उतार रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एग्जाम्पल है कैरेक्टराइजेशन या इंटरनलाइजेशन का। अब इसमें अगर हम वर्ब्स की बात करें तो बच्चा एक्ट करता है, डिस्प्ले करता है, एग्जिबिट करता है, प्रैक्टिस करता है, परफॉर्म करता है और एडवोकेट करता है। ये जितनी भी वर्ब्स मैंने दी है ना,
इनका यूज कहाँ पर होता है मैं आपको बता दूं। इनका यूज होता है इस पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी को जब हम क्वेश्चन के रूप में या असेसमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ये असेस करना है कि क्या बच्चे ने महात्मा गांधी की जो जीवनी है उसको समझा है नहीं समझा, तो हम बच्चे को एक एक्ट प्ले करने को दे सकते हैं। ठीक है, ये हम बच्चे को डिस्प्ले करने को बोल सकते हैं कि ठीक है आप एक चार्ट बना के लाइए और डिस्प्ले कीजिए उसको। ठीक है, या पिक्चर बनाइए डिस्प्ले की, एग्जीबिशन लगाइए। एग्जीबिशन लगाना है मतलब क्या, कैरेक्टराइजेशन को एग्जिबिट करना है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस है। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चे ने ईमानदारी का पार्ट सीख लिया तो क्या वो ईमानदारी दिखा भी रहा है या नहीं, ईमानदारी को प्रैक्टिस भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कैरेक्टराइजेशन को असेस करने के लिए ये वर्ब्स यूज की जाती है। परफॉर्म वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम रिफ्लेक्ट करें लास्ट में तो एक तरफ हमने लेवल्स दे दिए हैं, एक तरफ डेफिनेशन इसकी आ गई है और एक तरफ उसके एक्शन वर्ब्स आ गए हैं। एक्सप्लेन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन देम ऑल। तो आप इसको एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी आपको ठीक लगे, यू कैन गो फॉर दिस। अब एप्लीकेशन की अगर इसकी हम एजुकेशन में बात करें तो न्यूमरस एप्लीकेशन है। टीचिंग मेथड है, जैसे रोल प्ले मेथड इससे आ सकता है, डिस्कशन है, डिबेट है, स्टोरी टेलिंग है। अभी अभी हमने जस्ट इसकी बात की। जितनी भी एक्शन वर्ब्स हैं या वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स से आप एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड निकाल सकते हैं। हर वर्ब एक टीचिंग मेथड को स्टैंड करती है अगर हम करना चाहें तो, इफ द टीचर इज क्रिएटिव इनफ। अब आगे हम बात करते हैं असेसमेंट टूल्स की। तो असेसमेंट में भी इन वर्ब्स का यूज है। ऑब्जर्वेशन है, एटीट्यूड स्केल है, या सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नल है। जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हैं, इनका मैंने पहले भी एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको जिक्र किया था कि इस तरीके के कंसेप्ट जो है वो सिंगापुर में जब हमें वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको विजिट करने का गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की ओर से अवसर मिला, मौका मिला, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ बच्चों को जो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स है वो लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा कैसे सीखता है वो उसके बारे में एक डायरी लिखता है, और वो डायरी जो है वो उन बच्चों को हेल्प करती है जो बच्चे सीखने में कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अब उस डायरी को इंटरप्रेट टीचर करके भी बच्चों को बता सकता है, या उसको लगता है कि स्टूडेंट्स आर competent enough to analyze that particular self reflective journal, तो वो उसको भी दे सकता है कि भाई देखो आपको ये क्वेश्चन या ये प्रश्न याद नहीं हो रहा है, तो जिसने याद किया है उसने ये तरीका लगाया है, तो आप भी देखो वाला क्या इस तरीके से ऐसा कुछ बन सकता है आपका या नहीं। अब सब्जेक्ट की इसमें अगर हम बात करें तो एथिक्स अगर बच्चों को सिखाना है, एनवायरमेंटल साइंस सिखानी है, लिटरेचर, सोशल स्टडीज, तो उसमें अफेक्टिव डोमेन ही मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। इवन जो है कॉग्निटिव डोमेन से भी वहाँ पर जो है वो इसका जो रोल है वो ज़्यादा हो जाता है। अब मान लीजिए एक लिटरेचर में पोइम लिखी गई है, वो पोइम लिखी गई है कि भाई आपने जल का संरक्षण करना है। ठीक है, अब अगर आप बच्चे को सारे पॉइंट्स रटवा दो कि धरती पर इतने प्रतिशत पानी पीने लायक है, सागर में इतना है लेकिन वो खारा है, अब हम इस तरीके से प्रदूषण कर रहे हैं पानी को, पानी पीने को नहीं बच रहा है, अगर तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, सब कुछ रट लिया। कौन सी कॉन्फ्रेंस वाटर के लिए कब हुई, कौन सी मीट कब हुई वाटर के लिए, हमने सब रटवा दिया बच्चे को, लेकिन फिर भी बच्चा पानी को संरक्षण नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा इन चीज़ों का। तो यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन की जो सुप्रीमेसी है बेसिकली वो कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम आगे चलें और विलियम एस की एक कोट को देखें तो वो कहते हैं द एम ऑफ एजुकेशन इज द नॉलेज नॉट ऑफ फैक्ट्स बट ऑफ वैल्यूज। तो ये बोलते हैं अगेन वही बात है कि एजुकेशन का जो एक एम है वो फैक्ट्स का नॉलेज नहीं है, वो वैल्यूज का नॉलेज है। बच्चों को विजडम आना चाहिए, नॉलेज से बड़ी एक टर्म होती है विजडम, वो बच्चे को आना चाहिए। सबसे पहले डाटा है, फिर इंफॉर्मेशन है, उस डाटा और इन्फॉर्मेशन के बाद जो है वो फिर जाकर नॉलेज है, और नॉलेज के बाद जो है वो विजडम है। तो हमें ये डी से जो डब्ल्यू का जो एक जर्नी है ये बच्चों के लिए स्मूथ बनानी है ट्रांजिशन, यही इफेक्टिव डोमेन का काम भी है। अब ये फोकस करता है फीलिंग्स, एटीट्यूड, वैल्यूज पर, ये हमने देख लिया। ये रिसीविंग से कैरेक्टराइजेशन या इंटरनलाइजेशन तक के प्रोग्रेसिव लेवल्स को हमें बताता है, और ये वाइटल है होलिस्टिक एजुकेशन के लिए, वैल्यू बेस्ड लर्निंग के लिए बच्चों की। और इसमें क्या नीड है, एक्टिव एंगेजमेंट और रिफ्लेक्शन की नीड जो अब हमें देखने को मिलती है। विद दिस जो लेविस का एक होम टेकिंग मैसेज है, उसमें वो कहते हैं कि यू ओनली लिव वंस बट इफ यू वर्क इट राइट वंस इज इनफ। बोला जिंदगी तो एक ही बार मिलनी है भाई, ठीक है, लेकिन अगर उसको भी सही से जी लिया आपने, या उसमें जो जिस पर्पस के लिए आप आए हैं उस पर्पस को आपने पहचान लिया और अच्छे से उसको जी लिया, तो वो एक बार भी काफ़ी है, दोबारा आने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। और काफ़ी हद तक ये सही भी है। बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसे हैं कि जो एक ज़िंदगी में ही इतना कुछ कर गए, शायद
बहुत सी लोगों की ज़िंदगी को मिला भी दिया जाए तो वो उतना ना कर पाएँ। तो ये बिल्कुल सही है कि जीवन एक बार ही मिलेगा, उसमें ही इतना कुछ कर जाओ कि दोबारा उसकी ज़रूरत ना पड़े। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी, अच्छी लगेगी, यूज़फुल लगेगी, सबसे बड़ी बात है। और आप कहीं न कहीं इसको प्रैक्टिकली जो है वो रिलेट कर पाएँगे अपनी टीचिंग के साथ, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको इससे हेल्प मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो विद दिस नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।